Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the atomic structure and quantum number. Let's start. And inshallah we are going to discuss the atomic structure in this video. बेटा अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब भी हमने डिस्कस किया तो हम कहते थे कि देयर इज अ सेंटर ऑफ एन एटम जिसको हम कहते थे न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग. बेटा हमारे पास तो शेल्स भी होते हैं, वी हैव सब शेल्स ऑल्सो. हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होते हैं. सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन मार्क. शेल्स में, सब शेल्स में, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, या इन तमाम में ही. सो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है MDCAT का, दैट इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होती हैं. तो इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. एज यू कैन सी बेटा क्वांटम नंबर इज मेंशन्ड ओवर हियर. क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? दीज आर द न्यूमेरिकल नंबर्स. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं which are used to explain the wave equation, Schrödinger wave equation. और quantum numbers यहाँ पे you can see principal quantum number is mentioned, azimuthal quantum number is mentioned, and magnetic quantum number you can see over here. तो बेटा इन तीनों को explain किया जा रहा है wave equation से. There is another quantum number that is spin quantum number which I have not mentioned here. Inshallah in the next video we can discuss the spin quantum number as well. तो बेटा principal quantum number होता क्या है? It is represented with this small alphabet जिसको हम कहते हैं n. ठीक है. Principal quantum number को explain किया बोहर ने. So it is proposed by Bohr, and this is also a numerical set, numerical values का एक set है that is used to describe the shells. यानी कि principal quantum number is actually giving us the information about the shells. अब shells की किन चीजों को explain करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. कि बेटा अगर आपके पास शेल्स हैं, इफ वी हैव फर्स्ट शेल तो इट मींस वी विल बी यूजिंग 1. ठीक है. n equals to 1 means we are talking about the first shell that is represented as k. अगर हम सेकेंड शेल की बात करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट n2. जब भी n की वैल्यू 2 होएगी, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड शेल दैट इज रिप्रेजेंटेड एज L. सेकंड शेल को हम कहते हैं L. थर्ड शेल इज कॉल्ड एज M. फोर्थ शेल इज कॉल्ड एज N. तो बेटा ये हमारे पास तमाम शेल्स हैं. इन तमाम शेल्स में K, L, M एंड N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? How many electrons can accommodated by these shells? We can identify by using this formula, that is 2n square. This is the formula 2n का square जिसके through we can identify the total number of electrons. Let's solve this one. बेटा अगर आपको कहा जाता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो we will put 1 over here. तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2. तो फर्स्ट शेल था K कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर सेकंड शेल की बात की जाती है तो बेटा विल सिंपली पुट 2 ओवर हियर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 into 2
इक्वल्स टू 8। तो यानी कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि L में टोटल वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। M में कितने आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 9 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे थर्ड शेल में। और फोर्थ शेल दैट इज N, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम। बेटा you can see the formula over here, angular momentum का I have mentioned the formula, mvr equals to nh over 2 pi. बेटा h is the Planck's constant, n is the number of shell, 2 is also a constant, pi is also a constant. तो बेटा h over 2 pi तो तमाम वैल्यूज कांस्टेंट की हो गई, so we just have to put 1, तो फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अगर सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है सो वी विल सिंपली पुट 2 n की जगह पे, ठीक है। h over 2 pi इज अ कांस्टेंट, सो इस तरह से तमाम शेल्स के एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शेल्स की इंफॉर्मेशन यानी कि देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा यहां पे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने हैं? 8, इन द थर्ड शेल वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, इन द फोर्थ शेल वी हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल्दो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो इनकी कोई ना कोई एनर्जी होएगी, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रेडियस बिकॉज दे आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि बोहर ने अपने ही स्ट्रक्चर में बताया, एक्सप्लेनेशन में बताया, इट इज नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल। एलिप्टिकल शेप में भी बेटा इनका क्या होएगा? रेडियस होएगा। तो ओवर हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस। यहां पे कुछ की पॉइंट्स मैंने यूज किए हुए हैं बेटा, वही तमाम की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द MDCAT क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स मूव over the energy। बेटा एनर्जी का ये एक्सप्रेशन इट इज मेंशन्ड, ये ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है। आई हैव ओनली मेंशन द फाइनल एक्सप्रेशन ओवर हियर, एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 1313.31 किलो जूल्स पर मोल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके थ्रू आप किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होएगी? वी जस्ट हैव टू पुट 1 ओवर हियर, तो 1313 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, बेटा वही आंसर आ जाएगा ना। सो इसी तरह से अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट्स सॉल्व दिस वन। E2 अगर निकालना चाहता हूं सेकंड शेल की, तो बेटा व्हाट वी हैव टू पुट ओवर हियर? 2, तो बेटा 1313 डिवाइड 0.3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो बेटा जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे वी कैन गेट द वैल्यू -328.3 समवेयर अराउंड दिस, ठीक है। इसी तरह से अगर E3 हम निकालते हैं, E3 के लिए वी हैव टू पुट 3 ओवर हियर, तो बेटा जब 3 को पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होएगा, सो इट मींस वी हैव टू डिवाइड 1313 डिवाइडेड बाय 9, सो इट वुड बी अराउंड -145 समथिंग, -145.9 समथिंग इन द किलो जूल्स पर मोल। और अगर E4 की हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ शेल की बात की जा रही है, तो बेटा फोर्थ शेल इट मींस n की जगह पे हम 4 को पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 से जब 1313 डिवाइड करेंगे सो इट मस्ट बी लेस देन 85, 90 से नीचे होएगी वैल्यू, अराउंड 82, ऑलराइट, 82 पॉइंट समथिंग वैल्यू होएगी, लेट्स सपोज 82.1 किलो जूल्स पर मोल। सो बेटा इस तरह से एनर्जी of each shell we can calculate
by using this expression. E is equals to minus 1313.31 kilojoules per mole. तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है, बेटा फर्स्ट शेल की एनर्जी की वैल्यू तो आपको याद है 1313 एक्सप्रेशन में ही आ जाती है. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट कुड बी द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल. तो बेटा फोर्थ शेल में एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना होगा, यू हैव टू पुट 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1313 को डिवाइड करेंगे 16 से. सो होप सो ये टेक्निक आपको क्लियर होगी किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है. वी ऑब्जर्व द रिलेशनशिप एंड वी ड्राइव्ड दिस एक्सप्रेशन. मुकम्मल इसकी डेरिवेशन भी मौजूद है, लेकिन हमने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की ट्रिक सीखनी है ना. सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल. Inside the atom we have the nucleus. न्यूक्लियस से जितना अवे करते जा रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही इंक्रीज करती जा रही है. Are you getting this point? E2 minus E1 अगर करते हैं, it must have the greater difference as moving away from the nucleus. तो बेटा ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेक्टिव डिफरेंस जो आ रहा है एनर्जी का, दिस एक्चुअली इज गोइंग टू इंक्रीज. E2 minus E1 is greater than E3 minus E2. Let's solve this thing. बेटा E2 minus E1 अगर करते हैं, E2 की वैल्यू आपके पास है this one, E1 की वैल्यू है this one. तो आपके पास इसका डिफरेंस क्या आता है, अराउंड 900 समथिंग आ जाएगा. E3 minus E2, E3 is 145 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 328.3. तो डिफरेंस बहुत कम है. 4 और इसके दरमियान में डिफरेंस और ज़्यादा कम होता जा रहा है. सो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किन के दरमियान में होएगा, फर्स्ट टू शेल में. कंसेक्टिव शेल्स जो होंगे इनके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस होएगा फर्स्ट टू शेल्स का, दैट इज मैक्सिमम. ठीक है, दिस इज मैक्सिमम. और जितना अवे जाते जाएंगे वो डिफरेंस कम होता जाएगा. एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम. और ये जो अबव पॉइंट आई हैव मेंशन्ड, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी विल इंक्रीज. यानी कि K में गए, L में गए, M में गए, तो वो एनर्जी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. ऑल राइट. सो बेटा ये तमाम कॉन्सेप्ट्स थे एनर्जी के. आपसे एक इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन एनर्जी ऑर्डर का पूछा जा सकता है. कैथोड रेज है आपके पास और बीटा रेडिएशंस है. बेटा बीटा रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होती है, कैथोड रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है. एक्चुअली बीटा रेडिएशंस इनसाइड द न्यूक्लियस से रिमूव होती है और कैथोड रेडिएशंस, जो कैथोड रेज हैं, वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं. सो इन दिस वे वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द बीटा रेडिएशन सो दैट इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके इनसाइड द एटम से. ठीक है, तो इट नीड्स मोर एनर्जी. अल्फा और बीटा रेडिएशंस, कैथोड रेडिएशंस और कैथोड रेडिएशन इज एक्चुअली अल्फा रेज. अल्फा रेज और बीटा रेडिएशंस में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बीटा रेडिएशंस की. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द रेडियस नाउ. बेटा रेडियस के लिए वी हैव एन एक्सप्रेशन R इज इक्वल्स टू E नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m z e स्क्वायर. बेटा अगर हम इस एक्सप्रेशन में हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं, हाइड्रोजन एटम को, क्योंकि बेटा ये प्रपोज किया बोहर ने और बोहर ने एक्सप्लेन किया था ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होएगा. ओनली दोज शेल्स के रेडियस वी कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो Z इक्वल्स टू अगर 1 है तो ये हाइड्रोजन है. तो बेटा फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आता है दिस 0.529 n का स्क्वायर.
दिस इज ए नॉट, 1 ए नॉट बेटा इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, यानी कि एक स्मॉलर यूनिट है। अगर बेटा यहां पे हम बात करते हैं हीलियम पॉजिटिव की, हीलियम पॉजिटिव मींस इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोहर का स्ट्रक्चर इसको भी एक्सप्लेन कर सकता है। लिथियम 2 पॉजिटिव, lithium has 3 electrons, but lithium 2 positive has 1 electron, so this ion can also be explained by the Bohr structure. तो BE के पास तो होते हैं बेटा 4 electrons. After removing 3 electrons, it is having now 1 electron. लेकिन बेटा इनके प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है ना। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स थे? 1। हीलियम के कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इट हैज 2 प्रोटॉन्स। लिथियम के कितने प्रोटॉन्स होते हैं? लिथियम हैज 3 प्रोटॉन्स एंड बेरिलियम हैज 4 प्रोटॉन्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने स्ट्रक्चर, हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया 0.529 n स्क्वायर रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए था, डिवाइडेड बाय z भी तो है। दिस z इज एक्चुअली इक्वलेंट टू 1 इन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब हीलियम का पूछा जाएगा तो बेटा वी हैव टू डिवाइड विद द 2 बिकॉज इट हैज 2 प्रोटॉन्स एज वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर। और अगर लिथियम 2 पॉजिटिव का आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस क्या होएगा? सो बेटा फॉर दिस थिंग वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज इट हैज 3 प्रोटॉन्स, z इक्वल्स टू 3 है। बेरिलियम के लिए वी हैव टू डिवाइड विद द 4, ठीक है, और बाकी n स्क्वायर तो हर एक के साथ एक्सप्रेशन रहेगा। दिस मीन्स कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन के, दैट इज 0.529। सबसे ज्यादा रेडियस किसका है? हाइड्रोजन का। हीलियम का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, फर्स्ट शेल का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 2। लिथियम आयन Li 2 पॉजिटिव का उससे भी डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 3 नाउ। बेरिलियम 3 पॉजिटिव का रेडियस उससे भी डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 4 नाउ, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपसे असेस किया जा सकता है, स्टूडेंट को याद होता है ये एक्सप्रेशन 0.529 n स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस। लेकिन बेटा उसके साथ आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके साथ एक्सप्रेशन में z को भी याद रखें, ठीक है। 0.529 ओवर z n स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो तमाम है कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ z वेरीज जब आपके पास डिफरेंट आइंस यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे, जो कि आपके MCQs को अटेम्प्ट करने में आसानी दे सकता है, ठीक है। सो बेटा आप ऑब्जर्व करते हैं कि R1 की वैल्यू क्या निकल सकती है। लेट्स सपोज आपके पास है हाइड्रोजन का ही एटम। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट शेल की वैल्यू कितनी आएगी रेडियस की? 0.529, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज द सेम वैल्यू, दैट इज हैविंग द सेम वैल्यू A नॉट। बेटा अगर R2 की वैल्यू होएगी, सो यहां पे जो n है वी हैव टू यूज 2 ओवर हियर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4। तो बेटा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 को, तो इट वुड बी अराउंड 2.1 के। फॉर द थर्ड शेल रेडियस क्या होएगा? बेटा 3 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529, कितना आंसर आ जाएगा? अराउंड 75 A नॉट। और फोर्थ शेल जो होएगा वी हैव टू पुट 4 ओवर हियर, n का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.529, अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी अराउंड 8 समथिंग
let's suppose we'll take 8.5 something, 8.45 something, around this value, ठीक है? So these are the radius of different shells. So यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया R1 की वैल्यू स्मॉल है, R2 की वैल्यू उससे ज़्यादा है, R3 की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, R4 की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है. So as moving away from the nucleus, the distance between the two consecutive shells increase करेगा. Let's see. बेटा R1 और R2, R3 और R4 इनके दरमियान में रिलेशनशिप अगर आप डिस्कस करते हो तो क्या बनेगा? सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पे आ रहा है, R4 माइनस R3, इनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है. देन वी हैव R3 माइनस R2, इनका डिस्टेंस उससे कम होएगा. देन वी हैव R2 माइनस R1. सो remember this expression, all right ji? So in this way we have covered the concept of radius. और लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका रेडियस का रिलेशनशिप विद वेलोसिटी. बेटा रिमेंबर दिस, ये पास पेपर के लिए टेक्निक है. रेडियस और वेलोसिटी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v². इट मीन्स कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो रेडियस कम हो जाएगा. If the radius increases, velocity decreases. बेटा और velocity और momentum का क्या रिलेशनशिप है? मोमेंटम mvr होता है, तो अगर v डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल सारी वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, ठीक है? सो मोमेंटम के साथ भी सेम रिलेशनशिप ही होएगा. सो इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा. ऑल राइट. So what is the relationship in between these two quantities? लैम्डा और v के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? अगर v डिक्रीज करेगा so lambda will increase, so it means they have inverse relationship, inversely proportional to each other. If v will decrease, lambda will increase. all right. so ये कुछ रिलेशनशिप है बेटा जो आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में असेस किए जा सकते हैं. ऑल राइट. सो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस तरह से रिलेट करना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से? इट इज एक्चुअली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल्स. बेटा लेकिन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर is giving us the information about the fine structure. Fine structure क्या है? बेटा बोहर के डिफेक्ट्स में we have studied कि अगर बार्मर सीरीज को फर्दर हाई रेजोल्यूशन पे ऑब्जर्व किया जाए, it has several fine lines. यानी कि अगर आपके पास एक है बार्मर सीरीज की लाइन, बार्मर लाइन, जब इसको ऑब्जर्व किया थ्रू हाई रेजोल्यूशन तो इट हैज वेरियस फाइन लाइंस इन इट. सो इट मींस बोहर ने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया दैट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर. बेटा जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है. और इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर ऑफ सब शेल्स के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स के लिए वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो बेटा अगर नंबर ऑफ सब शेल्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी हैव एन एक्सप्रेशन L इक्वल्स टू n-1. बेटा L भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू का एक सेट ही है ना. तो azimuthal quantum number is the set of numerical value that is actually giving us the information about the subshells. तो L की वैल्यू कितनी कितनी होती है? It is 0, it is 1, it is 2, it is 3 up to so on. बेटा जो L equals to 0 होएगा
वी कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन n-1. अगर फर्स्ट शेल की हम बात करें, इट इज k n-1 equals to 0. This is the first shell में मौजूद सब शेल. ठीक है, n equals to अगर 2 करता हूं, सेकेंड शेल की अगर बात करें l की, 2 minus 1 equals to 1. तो this one and this one both are in L shell. तो बेटा L equals to अगर मैं करता हूं 3 minus 1, it means थर्ड शेल की अगर हम बात करें KLM, तो 2 आंसर आ जाएगा. तो यहां तक जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट बन रहा है, दैट इज 0, 1 and 2. तो बेटा यहां पे this 0 is actually called as S, this is called P, this is called D, and this 3 अगर आ जाता है आपके पास, तो ये तमाम आपके पास सबशेल्स के लिए we have S, P, D and F. These are the subshells. तो नंबर ऑफ सबशेल्स का पता चल गया, S, P, D, F. ऑल राइट. तो शेप्स अब इनकी क्या होती हैं बेटा? S has a spherical shape. I have mentioned the shapes along with their orientation in the magnetic quantum number. तो you can observe the shape कि S की क्या shape होती है? That is spherical. ठीक है. P has dumbbell shape. D has complicated shape. ठीक है. And F has complex shape, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं करना. We have to just discuss the shapes of S, P and D. This is very important key point. And the last point कि number of electrons कितने आ सकते हैं किसी भी सबशेल में. अगर मैं S की बात करता हूं बेटा, we have an expression 2 into 2L plus 1. If we want to identify the number of electrons present in the first subshell, that is S, तो बेटा कैसे निकालेंगे? इसी एक्सप्रेशन में we'll put the value of S, जो कि होती है 0. तो 2 into 0, 0 plus 1, 1, 1 multiplied by 2, it is giving us the information about the number of electrons in the subshell. तो S में कितने electrons maximum आ सकते हैं? 2, only 2. In a similar way, we can identify the number of electrons present in the P subshell. तो P की वैल्यू क्या होती है? That is 1. So we'll put 1 over here. 1 into 2, 2 plus 1, 3, 3 into 2 equals to 6. D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं. You can simplify by using the same expression. और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. All right. So I will use this space to relate all these quantum number. I'll come back to this point after discussing the magnetic quantum number. तो बेटा hopefully azimuthal quantum number का point by point ये तमाम चीज़ें आपको डिस्कस हो गई होंगी, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये नंबर ऑफ शेल्स और उनकी शेप्स को एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वी कैन आइडेंटिफाई इन अ पर्टिकुलर सबशेल. So beta, we have magnetic quantum number, that is the third quantum number. Principal quantum number is actually giving us the information about the shell. Shells में होते हैं subshells. Azimuthal quantum number is explaining the subshells. Subshells में बेटा होते हैं orbitals. तो atomic orbitals का concept देगा magnetic quantum number. तो बेटा degeneracy of orbitals का concept is given by the magnetic quantum number. Degenerate orbitals, जब भी बेटा MCQ पूछा जाता है what are degenerate orbitals, वो orbitals होते हैं which have same energy. ठीक है, same energy होती है, same shape भी होती है, लेकिन orientation different होती है. That's why I have mentioned कि orientation of the orbitals यहां पे डिस्कस करेंगे. For example, आपके पास है P की 3 orientations है, Px, Py and Pz. What is the reason behind this?
बेटा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल सेट m इक्वल्स टू अगर 0 है, दिस इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द s subshell. If we have प्लस माइनस 1 तो टोटल कितने हो गए? 3 वैल्यूज हो गई. तो इट मींस 1 की वैल्यू कौन एक्सप्लेन करता था? P ओवर हियर. तो बेटा P तक वी हैव ऑर्बिटल्स. तो ये मैंने बात की है P में कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे. हाउ मेनी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर देयर? 3. तो इट मींस कि P में वी हैव 3 ऑर्बिटल्स. P has 3 orbitals. This is let's suppose this is y axis, this is x axis, and this is z axis. So this is py, so this is px, and this is pz. s का कोई भी फर्दर डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता. जो सबशेल होएगा वही उसका ऑर्बिटल होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1, यानी कि 0 है यहां पे तो लिखा हुआ, लेकिन 0 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इटसेल्फ. तो यानी कि एक ही इसका ऑर्बिटल है. 0 इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग 1 ऑर्बिटल. 0 प्लस माइनस 1 इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 ऑर्बिटल्स. तो यहां पे आपको ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा. अगर m इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 है, वी हैव प्लस माइनस 2 एज वेल. तो टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज बन गई? 5. तो 5 orbitals are there in the d subshell. All right, d में कितने हो जाएंगे? 5 subshells. p में कितने हो जाएंगे? 3 orbitals. d में 5 orbitals. 1 2 3 4 5. These are the shapes along with their orientation. इसका नाम क्या होएगा? आपको MDCAT के एग्जाम में शेप्स गिवन हो सकती हैं और आपसे पूछा जाए बताएं भाई विच वन इज dz². तो बेटा दिस इज z एक्सिस, और z एक्सिस पे यू कैन सी अ सिंगल लॉब, और एक उसके अराउंड आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग dz². x और y एक्सिस के सेंटर में यू कैन सी 4 lobes या 2 dumbbells. That is giving you the information about the shape of dxy. This is dyz. This is x और z है, so this is dzx. And this one जो बेटा एक्सिस के ऊपर आप 4 lobes देखेंगे, that is dx² माइनस y². सो जो एक्सिस पे होंगे x² माइनस y² होएगा, और अगर एक्सिस के दरमियान में होंगे दैट इज xy yz या zx होएगा. ऑल राइट. और z एक्सिस पे अगर यू कैन सी दिस शेप, दैट इज dz². और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चंस, इनकी शेप से रेलेवेंट है. ऑल राइट. सो लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर. All these 3 quantum numbers. Beta k में we have 0, that is actually s. L में we have 2 subshells s and p. m में we have 3 subshells s, p and d. s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? s can accommodate only 2 electrons. Reason क्या है? Because it has only 1 orbital. S has 1 orbital like this. P has 3 orbitals जिनकी एनर्जी सेम है like this. ठीक है. तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. सो टोटल कितने हो गए बेटा L के पास इलेक्ट्रॉन्स? 2 + 6 = 8. क्या यही आंसर नहीं था? 8. एक ऑर्बिटल होता है S के पास, दैट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा. दिस इज दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन
द एस सब शेल, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 ओवर हेयर, यू कैन सी दिस। तो बेटा एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं? वी हैव 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें। पी हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 एंड 3, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेंशन कर दिए। डी हैज़ 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। सो हर एक में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे लाइक दिस। ऑलराइट, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एम में? 10 + 6 + 2 = 18। सो बेटा अब यही हमने चीज ऑब्जर्व की थी कि जो शेल होता है उसमें सब शेल्स हैं लाइक दिस। जो सब शेल्स होते हैं उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस। इट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन होएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से भी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल्स को बता रहा है, इन ऑर्बिटल्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ रिवॉल्व करते हैं, सेल्फ रोटेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। दैट इज द 4th क्वांटम नंबर विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। यू कैन सी ओवर हेयर, मैंने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया है विद द ऑपोजिट स्पिन, सो दैट रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके। सेम स्पिन के साथ ये रोटेट नहीं कर सकते। सो बेटा एस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी ओवर हेयर, I have mentioned these 2 electrons with the opposite spin. ये हमें पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। तो बेटा although I have not mentioned spin quantum number over here, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन की, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, कि क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। सो सेल्फ रोटेशन का कॉन्सेप्ट देता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिटल में तो बेटा वो अपने ही एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा होता है और वो मुकम्मल रोटेशन भी कंप्लीट कर रहा होता है। अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है और मुकम्मल बाकी ऑर्बिटल के अंदर भी उसकी रिवॉल्वमेंट चल रही होती है। सो इन दिस वे वी हैव अ कनेक्शन among all these numerical numbers जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो बेटा होपफुली ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम पास पेपर क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे। पास पेपर क्वेश्चंस के साथ साथ ही स्पिन क्वांटम नंबर को विल डिस्कस।